हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो 3 लाइंस को इंटरसेक्ट करने पे बनी जाती है। ठीक है, ये 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इससे हमारे पास क्या आती हैं? 3 साइड आ जाती हैं। इस फिगर की क्या आ जाती है? 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स आ जाते हैं। इसलिए हम इसे ट्रायंगल कह देते हैं, क्योंकि इसके ट्रायंगल, ठीक है, 3 एंगल्स हैं इसके पास। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं? ट्रायंगल्स हो जाते हैं। ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ 3 लाइंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज, इन ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम मेनली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो हम पढ़ेंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि हर तरह से वो इक्वल हो, हर कोऑर्डिनेट्स उसके इक्वल हो, उसकी पोजीशन इक्वल हो, हर तरह से इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी हम एक के अंदर कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखेंगे, हम 2 चीज़ों के अंदर कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। यानी कि अगर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो हम 2 ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब हर तरह से क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी कह देते हैं। ठीक है, मान लिया अगर हमारे पास जैसे ये हाथ है, इसके ऊपर दूसरे हाथ से मैंने कवर कर दिया, पीछे वाला हाथ जब नहीं दिख रहा है, मतलब कि हमने इक्वल है, दोनों की शेप सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा। जब आगे एक ऐसी चीज है जिससे पीछे वाला ना दिखे, ठीक है, तो ये दोनों क्या, पीछे वाला नहीं दिख रहा, मतलब कि आगे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पीछे वाली चीज अगर छोटी हो, फिर अगर हम हाथ रख लें, पीछे वाला तो अब भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताया, इक्वल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब कि हर तरह से इक्वल। अगर मैं अभी यहाँ से देख, लेकिन हम पीछे की तरफ देखें तो ये दिख रहा है, मतलब कि इक्वल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स नहीं है, रिस्पेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर तरह से, हर तरफ से वो इक्वल हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी कह देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आता है सीपीसीटी पे। सीपीसीटी क्या आता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हो गए? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों की मतलब एक टाइप से पोजीशन सेम होती है। ठीक है, ये नहीं होता कि 2 पैरेलल लाइंस पे नहीं होती या कोई भी। कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि उनकी पोजीशन क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि अब ये राइट साइड में एंगल, तो ये भी राइट साइड में है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। ये एंगल और ये एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या? अभी मैंने ये नहीं कहा कॉन्ग्रुएंट है, ये कहा है मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए हैं इनके। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का है, मतलब पार्ट्स में कोई भी पार्ट हो सकता है। कोरस्पॉन्डिंग ये वर्टिसेस ले लो, ठीक है, ये भी इसका एक पार्ट है। ट्रायंगल के मैंने 3 पार्ट बोले हैं ना, साइड, एंगल और वर्टिसेस। वर्टिसेस भी ले सकते हैं, पार्ट के अंदर क्या आ सकता है? सब कुछ आ जाता है। अब इसके अंदर एंगल, लाइन, सॉरी साइड और वर्टिसेस। ठीक है, तो तीनों आगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट तो हम देंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कि 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सीपीसीटी का मतलब हम कहते हैं कि हम कई बार जब हमने सॉल्यूशन करना होता है, आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम कहते हैं कि सीपीसीटी की वजह से ये ट्रू हो गया। तो सीपीसीटी की वजह से क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब कि जो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, 2 ट्रायंगल सेम है, इक्वल है हर तरह से, तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होंगे वो इक्वल होंगे, तो वो कहता है सीपीसीटी। मान लिया अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, और जो साइड पी क्यू है वो इक्वल है ए बी के। ठीक है, हमें 3 रीजन चाहिए होते हैं एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम इससे क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल को। तो इससे क्या आ गया? हमारा ट्रायंगल क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ दैट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, हमें क्वेश्चन कह दिया भी प्रूफ दैट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, तो हम सिंपल, हम कुछ और आगे नहीं करेंगे, हमने सीधा लिखना है एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी से क्या आ गया? ये इक्वल हो गए ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का हमारे पास सिंबल कैसे होता है? अगर हमने कहा जाए ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके,
तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स या फिर एक्सियम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, एक्सियम्स हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। अभी हम 3 पढ़ेंगे क्योंकि हमने इनका यूज़ 7.1 एक्सरसाइज के अंदर करना है, इसलिए मैं ये 3 अभी करवा रही हूँ। उसके बाद आगे वाले हम एक्सरसाइज के साथ करते जाएंगे। तो पहले आता है SAS रूल। तो SAS रूल से हमें पता लग रहा है क्या है, साइड एंगल साइड रूल। इसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड रूल। 2 ट्रायंगल है हमारे पास, ABC, DEF, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं। साइड एंगल साइड रूल मतलब कि एक साइड इक्वल हो जाए, मतलब साइड एक साइड एक एंगल और एक फिर से साइड, मतलब कि अगर हमें गिवन हो जाए या फिर हम प्रूव कर दें कि AB साइड जो है, अगर हम प्रूव कर दें AB साइड को इक्वल DE साइड, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि सेम पोजीशन पे आने वाले पार्ट से इक्वल होते हैं, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू DE और एंगल ले लेते हैं। अगर हम मान लिया एंगल A ले रहे हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D और साइड ये वाली ले लें तो हमारे पास आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू DF, ये वाली, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास ये तीनों चीजें होंगी तो ये हमारा किस रूल से होगा, साइड एंगल से, क्योंकि साइड एंगल साइड। ऐसे नहीं कर सकते हम कि अगर हमारे पास मान लिया अगर हमने एंगल तो ये वाला ले लिया और साइड ये, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम ऐसे कर ले कि ये वाली साइड एंगल साइड, हम इसको नहीं लिख सकते, साइड एंगल साइड इसको नहीं लिख सकते। हम इसी को ही कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि बीच में एंगल आना चाहिए, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, इसका भी साइड एंगल साइड। तो ये कौन सा रूल हो गया हमारा, SAS रूल, एक्सियम है ये हमारा फर्स्ट। उसके बाद आता है ASA यानी एंगल साइड एंगल। पहले एंगल आ जाए फिर साइड फिर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल फिर साइड एंड देन एंगल, एंगल साइड एंड देन एंगल, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल रूल। एंगल एंगल साइड रूल यानी 2 एंगल फिर एक साइड इक्वल हो जाए तब हम क्या कह देते हैं, एंगल एंगल साइड रूल। यानी ये दोनों एंगल इक्वल फिर ये साइड इक्वल, ये दोनों एंगल एंड देन दिस साइड, तो हम इसे क्या कह देंगे, एंगल एंगल साइड रूल। 2 एंगल आ जाए एक साइड, ठीक है, 2 एंगल आ जाए फिर एक साइड इक्वल हो जाए तब हम क्या कह देते हैं, एंगल एंगल साइड रूल। ओके, सो हमने अब जो रूल पढ़ा एंगल साइड एंगल, उसी के ऊपर एक थ्योरम, मतलब हमें उस रूल को हमें प्रूव करके दिखाना है उस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं, इसके स्टेटमेंट देखते हैं। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड जो है एक ट्रायंगल की आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल। 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड ऑफ दूसरे ट्रायंगल के जब ये इक्वल हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये हमें स्टेटमेंट कह रही है, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा। हमारे पास गिवन है कि एंगल, कोई भी 2 एंगल ले लो, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F एंड BC इज इक्वल्स टू EF। क्या हुआ है, इफ 2 एंगल्स, 2 एंगल, इसके दोनों एंगल जो हैं और इंक्लूडेड साइड BC इक्वल हो जाएगी जब इसके दोनों एंगल ये और ये एंड द इंक्लूडेड साइड यानी EF जब इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव triangle ABC is equals to is congruent to triangle DE
हमें क्या करना है, प्रूव करना, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लेके चलते हैं, कुछ केसेस लेके चलते हैं। केस नंबर 1, हम क्या करें कि अब हमारे पास ये 3 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। हमने अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, तो अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो क्या करते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ए बी है हमारा, एज्यूम ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। ए बी किसके इक्वल हो गया, डी ई के इक्वल, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये हमें दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये भी हमें दिया हुआ है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। 3 चीजें आ गई, इससे क्या आ गया, ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगी डी ई एफ के, ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये था हमारा केस नंबर 1, केस फर्स्ट। सेकेंड केस के अंदर हमने क्या लेके चलना है, एज्यूम करके चलना है कि लेट ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी जो है वो डी ई से बड़ी है, ठीक है। हम ऐसा कोई पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे P, जिससे क्या हो गया, ए बी के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर P हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो क्या कर रहा था, डी ई के इक्वल हो रहा था। क्यों, अब ए बी बड़ी है ना, ए बी बड़ी यानी ए बी पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ना जब वो डी ई के इक्वल आ जाएगा, है ना। टेकिंग P एज अ पॉइंट ऑन ए बी सो दैट पी बी इज इक्वल्स टू डी ई। पी बी किसके इक्वल हो गया, डी ई के, है ना। तो पी बी डी ई के इक्वल है, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल हमें दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और बी सी जो है वो हमें ई एफ के इक्वल दे रखा है, किससे, ठीक है। ये हमें सारा, ये दोनों चीजें हमें गिवन है, और ये हमने क्या कर लिया, अगर ये बड़ी है तो हमने एक पी ऐसा पॉइंट ले लिया ए बी के ऊपर जिससे वो डी ई के इक्वल आ जाए, तो हमने ये लिख लिया। तो इससे क्या दिख रहा है कि अपने पास ट्रायंगल पी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल डी ई एफ के, किससे, एस ए एस रूल से, जो एक्सियम पढ़ा अभी हमने एस ए एस रूल, उससे क्या आ गई, ये इक्वल आ गई, है ना। अब ये इक्वल आ गई, लेकिन अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल जो पी सी बी, एंगल पी सी बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी एफ ई से। क्यों, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या आ गई, ये दोनों आ गए इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। लेकिन हमारे पास गिवन है एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, यानी कि एंगल ए सी बी हमें इक्वल दे रखा है एंगल डी ई एफ ई के, है ना। ये हमें गिवन है, लेकिन हमारा जब हमने ये लेके चले, इसको जब हमने लेट किया है, उससे हमारे पास आ रहा है कि एंगल पी सी बी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होगी, इक्वल आर इक्वल टू सेम थिंग देन थिंग्स आर इक्वल्स, है ना। हमने एग्जाम पढ़े हैं 5th चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब P पॉइंट किस पे लाई कर रहा हो, A पे लाई कर रहा हो, A पे लाई कर रहा होगा। इसका मतलब सो आवर सुपोजिशन, जो हमारी सुपोजिशन थी वो कंट्राडिक्ट हो गई है। ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ए बी हमारा डी ई के इक्वल है। जो केस नंबर 3 है, थर्ड केस के अंदर क्या है, हम इसको उल्टा लेके चलते हैं, डी ई को हम बड़ा लेके चलते हैं ए बी से, और उसके अंदर हम पी पॉइंट यहाँ लेट करने से, यहाँ पी पॉइंट नहीं लेट करते, हम यहाँ एक एम पॉइंट लेट कर लेते हैं, एम या फिर पी, यहाँ पी हमने वहाँ यूज़ कर लिया, हम यहाँ क्यू यूज़ कर लेते हैं। तो हम इस तरह से इस वाले पार्ट को हम इस तरह सोल्व करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम हो जाता है। ये हमारा थर्ड कंडीशन हो जाती है। ओके।